हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो देखिए, वादे के मुताबिक हम फिर हाजिर हो गए। हमने वादा किया था आपको लास्ट वीडियो में कि जल्द ही जल्द आपका हम इस बुक का अंतिम अध्याय के वर्णनात्मक प्रश्न लेकर आएंगे। तो आज हम देखिए लेकर आ गए। तो इन प्रश्नों को हम फिर से ध्यान, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि 2 चैप्टर आपके इस बुक में गद्य खंड के बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका ये चैप्टर यानी कि अंबेडकर जी द्वारा लिखित ये 2 भाषण, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये दोनों ही चैप्टर अपने आप में बहुत, एक तो ये और दूसरा शिरीष का फूल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस आते जरूर है, तो इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। तो आज इस पार्ट पर आधारित हम आपके लिए लेकर आए हैं करीबन 15 प्रश्न, जो कि काफी छांट कर मैंने निकाले हैं और आपको समझाने का प्रयास करूंगी कि इन क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें हैं और इन्हें हम किस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट आज का हम वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शारीरिक वंश परंपरा व सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर किसी के साथ असमान व्यवहार करना उचित क्यों नहीं है? चलिए हम बताते हैं। उन्होंने कहा शारीरिक वंश परंपरा यानी कि हम शारीरिक रूप से जिस भी वंश में पैदा हुए हैं। दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार, सामाजिक रूप से हमें जो चीजें विरासत में मिल रही हैं, इस आधार पर अगर हम किसी के साथ असमान व्यवहार करते हैं तो ये उचित क्यों नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझा दिया। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। शारीरिक वंश परंपरा व सामाजिक उत्तराधिकार का अधिकार व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं होता। पहली चीज तो क्या है, अब मान लीजिए हम किसी भी धर्म में, किसी भी कुल में पैदा हुए हैं, अगर हम उस हिसाब से असमान व्यवहार हमारे साथ किया जाता है तो ये तो हमारे बस में नहीं था कि हम इस घर में जन्म लें या उस घर में हम जन्म लें, ये हमारे बस में नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज उन्होंने बताया सामाजिक उत्तराधिकार। समाज के रूप से हमें जो, अब जैसे बताया कि हमारे परिवार में जो भी काम होता होगा, अब हम पैदा हुए तो वो हमें स्वतः ही मिल गया ना, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो अब उस वजह से अगर कोई हमसे भेदभाव करे तो ये तो गलत है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें हमारे बस में नहीं है। इसीलिए इस आधार पर किसी के साथ असमान व्यवहार करना उचित नहीं है। जाति, धर्म, संप्रदाय के ऊपर उठकर हमें मानव मात्र के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए। किसी को भी किसी जाति, धर्म के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। समाज में भेदभाव को छोड़कर सभी लोगों को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। यह सब असंभव है किंतु यही सत्य है। मतलब अब ये चीज असंभव है क्योंकि लोगों को अक्सर जाति प्रथा, जाति है, धर्म है, वर्ण है, भेद है, इनके हिसाब से ऊंच नीच होता ही होता है। हम ये सिर्फ भारत की बात नहीं करें, दूसरे देशों में भी ये चीज होती है। ठीक है, तो इन सब, और ये करना बहुत असंभव है, लेकिन ये सत्य है कि भेदभाव होता ही होता है। यदि उत्तम व्यवहार के हक को कोई प्रतियोगिता हो तो लोग निश्चित रूप से आगे निकल जाएंगे। कोई भी कंपटीशन होगा इस बेसिस पे तो हम लोग आगे निकल जाएंगे। जिन्होंने अच्छे कुल में जन्म लिया और जिन्हें विरासत में अतः धन संपत्ति व व्यवसाय व प्रतिष्ठा मिली, तो वो लोग आगे निकल जाएंगे। जाहिर सी बात है भाई, अगर किसी से बोला जाए कि अच्छे धर्म या संपदा को लेकर अगर बात हुई तो वो लोग तो आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो तो उन्हें पैदाइशी रूप में विरासत में मिल गई ना, उसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। और कुछ लोग जो दूसरे कुल में पैदा होते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको तो अब ये चीज हमारे ना जो उच्च कुल में पैदा हुआ ना ये उसके हाथ में है, और ना ही जो निम्न वर्ग में पैदा हुआ ना उसके हाथ में। तो ये दोनों ही चीजें किसी के हाथ में नहीं होती। अगर हम केवल सुख सुविधाओं से संपन्न लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें या उन्हें ही अच्छा व्यवहार का हकदार माने तो हमारा यह निर्णय पक्षपाती कहा जाएगा। जाहिर सी बात है कि नहीं। और यह निर्णय सुविधा संपन्न के पक्ष में निर्णय देना जैसा होगा, यानी कि जो लोग पूरी तरीके से संपन्न हैं उनके पक्ष में दिया गया निर्णय होगा। इसीलिए कभी भी शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि हमें समाज के सभी सदस्यों से अधिकतम योगदान प्राप्त करना है तो हमें सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे और सभी के साथ एक समान व्यवहार करना होगा, और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। तो पहले तो हमें सबसे समान रूप से व्यवहार करना है। अगर कोई शारीरिक रूप से या किसी भी रूप से जो है
वो निम्न है तो उसे प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, क्योंकि यह संभव है कि किसी व्यक्ति का प्रयत्न कम हो सकता है और किसी का ज्यादा, लेकिन कम से कम हम सभी को समान प्रयत्न करने का अवसर तो उपलब्ध करा सकते हैं। तो देखिए, अब धीरे धीरे समाज में ये चीजें हुई ना, आप किसी भी वर्ग से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, अब आपको आगे बढ़ने के लिए सरकार द्वारा, समाज द्वारा समान अवसर प्रदान किए जाते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। आपकी जितनी क्षमता है आप उस क्षमता का प्रदर्शन कर सकें। तो किसी को भी जन्म के आधार पर और उसके उत्तराधिकार में मिली हुई संपत्ति के आधार पर हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें जज नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, मनुष्य किन आधारों पर एक समान नहीं हो सकते? ठीक है, अब वो आधार आपको बताने हैं। सभी मनुष्य इन 3 बातों पर समान नहीं होते। कौन कौन सी? पहला है शारीरिक वंश परंपरा, अर्थात शारीरिक रंग रूप से हम सभी, क्योंकि हम लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ग में पैदा होते हैं, इसलिए हमारी शारीरिक बनावट, हमारा रंग रूप एक नहीं हो सकता है। आकृति और जन्म के आधार पर, यानी व्यक्ति किस धर्म या जाति में जन्म लेगा, इन पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। तो पैदा होने वाले व्यक्ति का तो इस चीज पे नियंत्रण हो ही नहीं सकता कि भैया हम इस घर में जन्म नहीं लेंगे, हम उस घर में जन्म लेंगे, तो ये चीज हमारी वश की बात नहीं होती है। दूसरा आते हैं सामाजिक उत्तराधिकार। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को उसके माता पिता से कितनी धन संपत्ति मिलेगी या अन्य चीजें मिलेंगी, ये किसी के हाथ में नहीं होता। भाई कोई बहुत अमीर घर में पैदा हो गया, अब कोई अगर अंबानी के घर में पैदा हुआ है तो उसे तो भाई सोने के पालने में लिटाया जा रहा है। कोई अगर रिक्शे वाले के घर में पैदा हुआ है तो भैया वो कपड़े के झोले में लिटाया जा रहा है। तो इस पे किसी का जोर नहीं कि जो बच्चा जहां जन्म ले रहा है उससे क्या चीज मिलेगी अपने परिवार से, ये भी उस पैदा होने वाले बच्चे के हाथ में नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं मनुष्य के अपने प्रयत्न। प्रत्येक मनुष्य अपनी कुशलता के आधार पर अलग अलग कसौटी पर प्रयत्न करता है। तो व्यक्ति समान रूप से, भाई कोई बहुत मेहनत करता है सफल हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत करेगा सफल भी नहीं होगा, और कोई कुछ भी नहीं करेगा तब भी सफल हो जाएगा। तो ये जो है बात डिपेंड करती है कि आप किस चीज पे कितना प्रयत्न कर रहे हैं, कैसा दिमाग लगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये 3 चीजों पर मनुष्य कभी भी समान नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक के अनुसार दासता अथवा गुलामी क्या है? देखिए, एक दासता होती है शारीरिक रूप से, हम शरीर हमारा किसी का दास हो, गुलामी कर रहा हो। दूसरा होता है मानसिक दासता, यानी कि हम जो है दिमागी तौर पर अगर हम किसी चीज के गुलाम हो जाए, जैसे जब तक अंग्रेज यहाँ थे उन्होंने हम पर गुलामी करके रखी, लेकिन अंग्रेज चले गए, उसके बावजूद हम उनके कल्चर को अपनाने में, उनकी भाषा को अपनाने में, उनके तौर तरीकों को अपनाने में हम आज भी उनके गुलाम हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने अपनी पहचान ना बनाकर हमने किसी दूसरी संस्कृति या सभ्यता की नकल करके अपनी हम पहचान बना रहे हैं। लेखक के अनुसार जब हमें कहीं भी आने जाने, अपने जीवन की सुरक्षा करने, अपने कार्य के लिए आवश्यक औजार और सामग्री रखने की स्वतंत्रता मिल जाती है, तो फिर हम अपने मनपसंद या रुचि के अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल सकती? यानी कि जब हमें सब कुछ करने की स्वतंत्रता है कि भाई हम अपने जीवन में कैसे काम करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तो उसी हिसाब से काम करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कुछ जाति प्रथा के समर्थक जीवन, शारीरिक सुरक्षा व संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को मान भी लेंगे, लेकिन अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। इसका सीधा साधा मतलब है कि लोगों को दासता और गुलामी में जकड़ कर रखना। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है कि आपको हर चीज की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र को चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। तो ये क्या होती है? दासता या गुलामी। कोई आपको अपने अंडर में रखा है। दूसरा होता है हम मन से किसी की दासता को स्वीकार कर लेते हैं। दासता अर्थात गुलामी केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। जब कुछ लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है, यह भी एक तरह की गुलामी ही होती है। यानी कि हमें व्यवहार भी दूसरे की मर्जी के हिसाब से करना है तब। और जाति प्रथा में लोगों को अक्सर अपनी इच्छा के विपरीत दूसरे लोगों द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है, क्योंकि जाति प्रथा वाले समाज में प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर भी व्यक्ति अपना व्यवसाय या कार्य क्षेत्र नहीं बदल सकता। ठीक है, तो समझ में आया?
एक तो हमने आपको शारीरिक दासता बता दी कि जहां पर हम शारीरिक रूप से दास होते हैं, दूसरी तरफ से मानसिक दासता होती है जहां पर हम दूसरों की बताई गई चीजों के आधार पर अपने व्यवहार करने के लिए विवश होते हैं। ये चीज उन्होंने बताई कि हम सब कुछ की आजादी है लेकिन व्यवसाय चुनने की आजादी नहीं है। वो हमसे अगर उन्होंने हमसे उच्च कुल के हैं कि नहीं तुमको कुम्हार का काम करना तो तुम कुम्हार ही रहोगे, तुम अपने हिसाब से अपने कार्य क्षेत्र को नहीं चुन सकते। तो ये हो जाती है मानसिक गुलामी। प्रश्न संख्या 4 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। अब अंबेडकर जी ने लोकतंत्र की जो परिभाषा दी है उसे हमें अपने हिसाब से लिखनी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना है कि समाज में भाईचारा दूध और पानी के समान होना चाहिए। कैसा? दूध और पानी के समान। जैसे पानी दूध में मिलकर दूध जैसा ही हो जाता है और फिर उसे दूध से अलग करना संभव नहीं होता, ठीक उसी तरह समाज में भाईचारा होना चाहिए। जिस समाज में भाईचारा होता है और कोई भेदभाव नहीं होता, सही अर्थों में वही लोकतंत्र कहलाता है। लेखक लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ देश चलाने के लिए एक शासन व्यवस्था नहीं है, यानी कि हमें देश चलाना है इसलिए इस व्यवस्था को लागू कर दो, नहीं, वे व्यवहारिक तौर पर भी होता है। बल्कि लोकतंत्र एक ऐसा समाज है जहां लोग एक दूसरे का, अपने साथियों का सम्मान करें, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें, जहां हर किसी को अपना व्यवसाय या कार्य क्षेत्र चुनने की आजादी हो, वही लोकतंत्र होता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के प्रति समान भाव रखते हुए कार्य चुनने की आजादी ही लोकतंत्र कहलाती है। प्रश्न संख्या 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कल्पना का आदर्श समाज कैसा है? उनका आदर्श समाज जो है वो 3 स्तंभों पर टिका हुआ है, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा। ठीक है, ये 3 स्तंभ हैं उनके आदर्श समाज के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा पर आधारित है। और किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता या लचीलापन होना चाहिए कि यदि समय के साथ समाज में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो वह परिवर्तन आसानी से किए जा सके। कहने का मतलब है समय के साथ चीजें बदलती हैं। ठीक है, समय के साथ चीजें बदलती हैं। अगर समय के साथ वो चीजें ना बदलें, समाज ना बदले, उसके क्रियाकलाप, कार्य व्यवहार ना बदले, तो वो समाज कहीं ना कहीं सड़ने लगता है, यानी कि वो पिछली पुरानी विचारधाराओं का हो जाता है। तो इतना गतिशीलता और लचीलापन होना चाहिए कि समाज समय के हिसाब से अगर डिमांड हो रही है कि उनके कुछ नियम, कायदे और परंपराओं में परिवर्तन किया जाए तो समाज में वो परिवर्तन करना आसान हो और सब लोग उसे एक्सेप्ट करें। यदि लोगों की भलाई के लिए कोई फैसला या नियम बनाया जाए तो उन फैसलों या नियमों का लाभ उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक के सभी व्यक्ति को एक समान रूप से मिल सके। अगर मान लीजिए कोई नियम बना भी दिया गया है तो ऊपर से लेकर नीचे तक हर तबका उसका फायदा उठा सके। समाज में लोगों के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस समाज में लोग एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं या एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं, वह समाज निश्चित रूप से उन्नति करता है। जहां पर सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, भाई हम ये काम कर रहे हैं, दूसरा भी ये काम करे, भलाई होगी। अगर ये सोच के काम किया जाए तो ये समाज 100% उन्नति करेगा, क्योंकि सभी भाइयों की तरह मिलजुल कर एक दूसरे का ख्याल रखते हुए रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उन्नति होना निश्चित है। प्रश्न संख्या 6, जब व्यक्ति अपनी इच्छा के विपरीत किसी कार्य को करता है तो उसका क्या परिणाम निकलता है? अब मान लीजिए किसी काम को करने में मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है, कोई भी काम आपकी नहीं है या मेरी नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जाहिर सी बात है वो काम अच्छा नहीं होगा। मतलब पूरा होगा लेकिन जो एंड रिजल्ट होगा वो अच्छा नहीं होगा। जितना प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, उस चीज की उतनी क्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब हमारे चीज में, जब हमारा मन किसी काम में ना लगे तो उस काम का रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं होता है, यानी कि आप क्या काम करेंगे ये चीज व्यक्ति द्वारा निर्धारित, वो व्यक्ति खुद निर्धारित नहीं करता। जैसे अगर मैं हूं
तो मुझे इस चीज का अधिकार नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहूँ। मान लीजिए आप लोग हैं, आप लोग आजकल पढ़ाई कर रहे हो, आप लोगों ने फ्यूचर में सोचा हुआ है कि भाई हम इस फील्ड में जाएंगे, इस फील्ड में जाएंगे या इस फील्ड में जाएंगे, लेकिन आपको ये फैसला लेने का अधिकार ना हो, ये आपके समाज के जो उच्च लोग हैं वो चीज कहेंगे नहीं, तुम्हारा मन है डॉक्टर बनने का, बोलेंगे नहीं तुम डॉक्टर नहीं बनोगे, तुम एक फैक्ट्री में क्लर्क का काम करोगे। तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है इस चीज की कि तुम एक डॉक्टर बन सकते हो पढ़ लिख कर, लेकिन नहीं, तुम्हारी इस कैपेबिलिटी से उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। वो तुमसे बोलेंगे कि नहीं तुम्हें एक फैक्ट्री में क्लर्क का काम करना है, तुम वही काम करोगे, और इस चीज के खिलाफ तुम्हें आवाज उठाने का भी हक प्रदान ना किया जाए। हर जाति या वर्ग के लोगों को उनके लिए पहले से निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं। जाति प्रथा में ये होता है, बच्चा पैदा हो उससे पहले उसका काम निर्धारित कर दिया जाता है कि बड़े होकर वो यही काम करेगा। कई लोगों को अपने पूर्व निर्धारित या पैतृक कार्य में कोई रुचि नहीं होती, फिर भी उन्हें वो कार्य करने पड़ते हैं। उन्हें नहीं मन है तब भी वो बेचारे करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि भाई उच्च समाज ने बोला है, क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर वह कार्य उनके लिए पहले से निश्चित है और कोई अन्य कार्य या व्यवसाय चुनने की उन्हें कोई अनुमति नहीं है। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति अपनी इच्छा के विपरीत किसी कार्य को करता है तो वह उस समाज को पूरी लगन, कर्तव्य निष्ठा व मेहनत से नहीं कर पाता और केवल कार्य को निपटाने की कोशिश करता। हमें लगता है कि बस जल्दी से काम पूरा हो जाए। जब किसी चीज में हमारा मन नहीं होता तो क्या होगा, हमें तो लगेगा जल्दी से निपट जाए, खत्म हो जाए काम। वो कितना अच्छा हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ ये कि अरे इससे पिंड छुड़ाओ, जल्दी काम कंप्लीट करो। तो व्यक्ति अपने उस कार्य में मन लगाकर काम कर ही नहीं पाता है। और यह भी सत्य है कि जब व्यक्ति कार्य को पूरे मन से अथवा लगन से नहीं करेगा तो वह उस कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से कैसे कर सकता है। अतः इस बात से यह प्रमाणित होता है कि व्यक्ति की आर्थिक असुविधाओं के लिए भी जाति प्रथा हानिकारक है, और क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक रुचि के अनुसार कार्य करने की अनुमति नहीं देता और बेमन से किए गए कार्य में व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, अपने मन से हमें जब व्यवसाय चुनने की उम्मीद नहीं है, की छूट नहीं है, तो हम बेमन से अगर किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे तो वो हम मन लगाकर काम कर ही नहीं पाएंगे, अच्छा काम हो ही नहीं पाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी व भुखमरी बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाती है। कैसे? अब भुखमरी कैसे बढ़ेगी? जब हमारा मन नहीं है, ठीक है, हम काम को कर रहे हैं, इसके अलावा जब उस काम में अगर हमको अर्निंग नहीं हो रही है तो हम अपना पेशा चेंज भी नहीं कर सकते, हमें इस चीज की आजादी नहीं है, तो बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? भुखमरी बढ़ेगी। जब हम काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा तो भुखमरी बढ़ेगी। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य के क्षेत्र चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसका पैतृक पेशा ना हो, यानी कि हम अपने पूर्वजों द्वारा निर्धारित कार्य ही कर सकते हैं जो वो लोग करते आए हैं। हमें आजादी नहीं है कि हम इसके अलावा कोई और काम कर सके। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, भले ही वह किसी दूसरे कार्य को करने में अधिक निपुण और पारंगत क्यों ना हो। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि कार्यक्षेत्र को बदलने की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी व भुखमरी बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाती है। यानी कि हम क्या करते हैं, जब हमको क्या दिया गया परंपरागत तौर पे, यानी कि हमारे पूर्वज जो काम करते आए हैं हमें वही काम करना है, हम अपने हिसाब से कार्यक्षेत्र नहीं चुन सकते। तो फिर क्या होगा, अब जैसे मान लीजिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें अगर हमको अर्निंग नहीं हो रही है तो हम अपना पेशा नहीं बदल पाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो काम करने के लिए कुछ है ही नहीं। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर अगर हम क्या कहते नहीं बदल सकते तो हमको मतलब पैसा कमाने के लिए जब हमको नहीं है तो हम भूखे मरेंगे हम, है ना। तो इस तरीके से ये होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भीमराव अंबेडकर जी ने जाति प्रथा के क्या दोष बताए हैं। अब देखिए उन्होंने बहुत सारे दोष बताए। वो क्या कहते हैं कि आप एक तो पैतृक जीवन नहीं, पैतृक पेशा ही आप अपना सकते हैं, अपने मन के अनुसार अपना पेशा नहीं अपना सकते। फिर जाति प्रथा के हिसाब से क्या होता है, हम अपनी कार्यकुशलता के साथ काम नहीं कर सकते, इससे बेरोजगारी बढ़ती है, भुखमरी बढ़ती है, समाज में कहीं ना कहीं भेदभाव बढ़ता है, तो ये असमानता आती है। तो जाति प्रथा जो है वो बहुत तरीके से हानिकारक उन्होंने बताई है।
भीमराव अंबेडकर जी जाति प्रथा के दोष बताते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को पहले से ही निर्धारित तो करती ही है, साथ ही साथ यह मनुष्य को जीवन भर के लिए उसी पेशे के साथ बंधे रहने को मजबूर करती है। यानी कि जो पेशा है उसी पर आप बंधे रहिए, फिर भले ही व्यक्ति की उस कार्य को करने में कोई रुचि हो या ना, मतलब मेरा मन हो चाहे ना हो मगर मुझे वो काम करना है, या फिर उस कार्य में उसकी आजीविका चल रही हो या चल ना रही हो। यानी कि चल रही हो मतलब उसकी अर्निंग हो रही हो या ना रही हो, उसे उसी में रहना है। उसका और उसके परिवार का भरण पोषण हो रहा हो या ना हो रहा हो, यहाँ तक कि उस कार्य से उसके भूखे मरने की भी नौबत आ जाए तो भी वह अपना कार्य बदल कर कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता। जबकि आधुनिक समय में कई बार प्रतिकूल परिस्थितियां होने के कारण अपना और अपने परिवार की सुख सुविधाओं के लिए इंसान को अपना पेशा या कार्य क्षेत्र बदलने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये भी रहता है भाई, जरूरत होती है तो हमें बदलना ही पड़ता है। मगर ये चीज जाति प्रथा में हमें आजादी नहीं होती है। लेकिन अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना कार्यक्षेत्र बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो उसके भूखे मरने की नौबत तो आएगी ही। श्रम विभाजन की दृष्टि भी जाति प्रथा से कई दोष है, क्योंकि जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं होता, मतलब जो कार्य करना है वो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं है। इससे मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं व व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान और महत्व नहीं होता। यानी कि हमको उस कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं। हर जातीय वर्ग के लोगों को उनके लिए पहले से ही निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं, जो चीज पहले से डिसाइडेड है हमें वही काम करना पड़ता है। कई लोगों को अपने पूर्व निर्धारित या पैतृक कार्य में कोई रुचि नहीं होती, फिर भी उन्हें वो कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर वह कार्य उनके लिए पहले ही निश्चित है और कोई अन्य कार्य या व्यवसाय चुनने की कोई अनुमति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्हें आजादी नहीं है कि वो अपने मन के हिसाब से किसी कार्य को चुन सके या कर सके। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। व्यक्ति को उसकी रुचि के आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता कैसा लाभदायक सिद्ध हो सकती है? अब मान लीजिए कि अगर हमको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम अपने काम करने की आजादी हो तो क्या हो, उस काम में हमारा मन लगेगा, वो काम बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए तो फायदेमंद होगा, समाज के लिए भी फायदेमंद होगा, समाज उन्नति करेगा। व्यक्ति को उसकी रुचि के आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र सैनिक, वैज्ञानिक या इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को उसकी रुचि व क्षमता के हिसाब से अपना कार्य क्षेत्र चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तभी देश का युवक वर्ग अपनी पूरी क्षमता से समाज व राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाएगा, तभी वो निभा सकता है, वरना ऐसे नहीं कर पाता। प्रश्न संख्या 10 है। भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो भी यह स्वाभाविक और उचित क्यों नहीं है? जाति प्रथा को हम श्रम विभाजन कैसे मान सकते? जाति के हिसाब से तो हम श्रम को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग कैपेसिटी होती है कि नहीं होती है? वही चीज भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक और उचित नहीं होगा। यानी कि ये चीज नेचुरल ही नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि के हिसाब से होना चाहिए। श्रम विभाजन कैसा होना चाहिए? मनुष्य का इंटरेस्ट है। मान लीजिए अगर मैं लेखक बनना चाहती हूँ तो मैं लेखक बनूं, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो मेरा डॉक्टर, आप इंजीनियर बनना चाहते हो आप इंजीनियर। तो ये आपकी इंटरेस्ट पर डिपेंड होना चाहिए कि आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। जाति प्रथा हमेशा व्यक्ति की कार्यकुशलता पर ही डिपेंड होना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई मजदूर है तो उसे हम डॉक्टर की पोस्ट पे तो नहीं बैठा सकते ना, नहीं बैठा सकते, क्योंकि उसके लिए उतनी पढ़ाई करके उतनी हमें डिग्री लेकर तब हम वो सारे काम कर सकते हैं। तो ये मनुष्य की कार्यकुशलता जिसमें है वो उसी क्षेत्र में काम कर सकता है। इससे व्यक्ति जिस जाति या वर्ग में जन्म लेता है उसे उसी के अनुसार कार्य करना होता है, भले फिर वह उसकी रुचि का कार्य हो या ना हो, अथवा वह किसी अन्य कार्य में ज्यादा निपुण हो। और उस सबसे बड़ी बात तो यह है कि सब कुछ उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के हिसाब से बच्चे के जन्म लेने से पहले अर्थात गर्भ में ही निर्धारित कर दिया जाता है
कि उसका पेशा क्या होगा। यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो जाति प्रथा के हिसाब से तभी उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि उसके दादा परदादा पिता जो काम करते आए हैं वो गर्भ में पल रहा बच्चा भी वही पैदा होने के बाद काम करेगा। उसके अपने हिसाब से काम चुनने की आजादी नहीं होती। यानी वह भविष्य में क्या कार्य करेगा, जाति प्रथा का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू यही। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय समाज की जाति प्रथा की क्या विशेषता है। अब ये जो भारतीय समाज है इसकी जाति प्रथा की विशेषता क्या है। भारतीय समाज की जाति प्रथा की विशेषता है कि यह कार्य के आधार पर श्रमिकों का विभाजन नहीं करती, बल्कि समाज में पहले से ही विभाजित वर्गों अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के आधार पर कार्य का विभाजन करती है। जो समाज के 4 वर्ण निर्धारित है उन्हीं के हिसाब से आपको कार्य करने की स्वतंत्रता मिलती है, आपकी कार्यकुशलता के हिसाब से नहीं। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण का बेटा वेद पुराणों का ही अध्ययन करेगा, क्षत्रिय का बेटा रक्षा का कार्य करेगा, लोहार का बेटा लोहार का कार्य ही करेगा, भले ही इन कार्यों को करने में उसकी रुचि हो या ना हो। इस तरह की व्यवस्था विश्व के किसी अन्य समाज में दिखाई नहीं देती। ये कहाँ है, ये सिर्फ भारतीय समाज में दिखाई देती थी, अब ऐसा नहीं होता है। पहला ऐसे हुआ करता था, अब तो इस व्यवस्था में काफी सुधार हो चुका है। जाति प्रथा काम का बंटवारा करने के साथ साथ लोगों का बंटवारा भी करती है। समाज के लिए क्या यह उचित है? भाई जब हम समाज में समान स्तर ही नहीं रखेंगे तो उसके हिसाब से भेदभाव होगा, एक दूसरे को देखने का व्यवहार करने का तरीका अलग होगा, तो इस तरीके से लोगों के बीच एक सद्भावना बैठ ही नहीं सकती। जाति प्रथा काम का बंटवारा करने के साथ साथ लोगों का बंटवारा भी करती है। यह भी सत्य है कि समाज के विकास के लिए कार्य का बंटवारा भी आवश्यक है, परंतु समाज का विकास तभी संभव है जब यह कार्य विभाजन किसी जाति के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति की योग्यता और रुचि और उसकी कार्यकुशलता व निपुणता के आधार पर। जातिवाद के समर्थक जातिवाद को सही ठहराते हुए क्या तर्क देते हैं। अब जो लोग ये चाहते हैं कि समाज में ये जो जाति और वर्ग बना हुआ है ये सिस्टम बना रहे, अब इसको बनाए रखने के लिए वो क्या तर्क देते हैं, जबकि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन वो लोग तो पोषक हैं। अब ये पोषक कौन है, ये उसी उच्च वर्ग के ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं। उनका मानना है कि भाई ये भेदभाव समाज के अंदर बना रहना चाहिए, तो बने रहने के लिए वो तर्क क्या देते हैं। इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के समर्थन देने वालों की कोई कमी नहीं है, वह विभिन्न तर्कों के आधार पर जातिवाद का समर्थन करते रहते हैं। जातिवाद के उन समर्थकों द्वारा एक तर्क यह भी दिया जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए कार्य विभाजन या कार्य का बंटवारा करना आवश्यक है और जाति प्रथा कार्य विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसीलिए उनके अनुसार जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं। उनका मतलब है कि अगर समाज में अलग अलग कार्य हैं तो उस हिसाब से समाज को भी उसी अलग अलग कार्य के हिसाब से विभक्त रहना चाहिए, ऐसा उनका मानना है, तभी कार्य ठीक से हो सकता है। अगर सभी जाति के लोग एक दूसरे का कार्य करने लगेंगे तो समाज में ठीक तरीके से कार्य का बंटवारा नहीं हो पाएगा। प्रश्न संख्या 14, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श समाज की परिकल्पना कैसी थी। यानी कि उन्होंने एक आदर्श स्वतंत्रता के बाद एक आदर्श समाज की जो कल्पना करी थी वो कैसा समाज था। डॉक्टर अंबेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता समता और भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे पर आधारित है। अब यहाँ पर स्वतंत्रता यानी कि सभी को काम करने अपने क्षेत्र को चुनने की स्वतंत्रता हो, समाज में सब लोग बराबर हों और एक दूसरे से भाई जैसा व्यवहार करें। ठीक है, उनके अनुसार ऐसे समाज में सभी के लिए एक जैसा मापदंड और उनकी रुचि के अनुसार कार्यों की उपलब्धता होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को समान अवसर व समान व्यवहार उपलब्ध होना चाहिए। उनके आदर्श समाज में जातीय भेदभाव का कोई नामो निशान नहीं। इस समाज में करनी पर बल दिया गया है, कथनी पर नहीं। यानी कि जो काम आप जिस हिसाब से करेंगे आपको वही फल मिलेगा, आप क्या बोल रहे हो इस पर। प्रश्न संख्या 15 है, सदस्यों की क्षमता का अधिकतर उपयोग करने के लिए समाज को क्या करना चाहिए। मतलब लोगों के अंदर जो
कैपेबिलिटी है उसे हम ठीक तरीके से यूटिलाइज कर सकें। तो उसके लिए क्या है, व्यक्ति को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने दीजिए, जाति प्रथा के हिसाब से नहीं। समाज को प्रारंभ से ही सभी सदस्यों को समान अवसर व समान व्यवहार उपलब्ध कराना चाहिए, तभी समाज अपने सदस्यों को क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकता है। यदि सदस्यों को समाज में उनका उचित स्थान मिलेगा, तभी वे मन लगाकर काम कर पाएंगे और समाज को भी भरपूर लाभ दे पाएंगे। यानी कि जब हमारा इंटरेस्ट जिस भी कार्य में है, अब जैसे मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट टीचिंग के क्षेत्र में, लेकिन मुझे ले जाकर अगर किसी ऑफिस में बैठा दिया जाए कि नहीं आप ये काम करो, तो मेरा अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उस ऑफिस को में मुझे जो काम दिया जाएगा मैं वो ठीक से कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो आप लोगों को पढ़ाने में है। तो मैं अपनी कार्यकुशलता का उपयोग यहाँ पर ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, तो मैं इसलिए इसी क्षेत्र में काम करूं, तभी मेरी क्षमता का पूरा उपयोग मैं खुद भी कर पाऊंगी और मेरी उस उपयोगिता से आप भी लाभ उठा पाएंगे, जैसा कि आप लोग उठाते हैं, है कि नहीं। और इसी के साथ हमारा ये अध्याय खत्म हुआ। तो अब इसके साथ हमारी ये बुक खत्म हो गई, यानी कि आरोह भाग 2 हमारी जो बुक है थी, इसके वर्णनात्मक प्रश्न मैंने आपको पूरे करा दिए। अब हम अपनी शुरू करेंगे दूसरी बुक, जो है हमारी कौन सी बुक, वितान भाग 2। इसके हैं 3 अध्याय, इनके भी अब हम करेंगे वर्णनात्मक प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो चलिए उन क्वेश्चंस के साथ हम जल्दी मिलेंगे। फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।